Let us join the class. ये मैम की क्लास मैंने ज्वाइन कर ली। बैंकिंग और फाइनेंस के लेक्चर में आ जाओ, आ जाओ। हाय आनंद कुमार। हाय जया। हाय वर्षा, गुड इवनिंग। आई एम फाइन ऑल ऑफ यू। चलो एक 2 मिनट रुक लेते हैं, क्या अदर कैन ज्वाइन द मीटिंग। और आज मैं दोनों भी तीनों भी जो है एक्स्ट्रा भी जो पढ़ाने वाले उसके नोट्स अपलोड कर देती हूँ। कल सॉरी थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गया, मेरे से ही फॉरवर्ड हो गया नोट्स अपलोड करने के लिए। इट्स माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। हाय अभिषेक, गुड इवनिंग। सो चलो देखते हैं मनी मार्केट क्या होता है। कल जैसे हमने देखा था मनी मार्केट, सिंपल सी बात है। हम लोगों को दो चीज देखनी है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट करते हैं, और मनी जो है अगर हमें पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक less than 1 year। लाइक मुझे मोबाइल फोन करना है इंस्टॉलमेंट पे, छोटी मोटी चीजें, क्रेडिट पर कोई इंस्टॉलमेंट वाली चीजें उठानी है, लाइक मोबाइल ले लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया। और ऐसे ही दूसरी भी पर्टिकुलर चीजें होती है रेगुलर यूजेस में, जिसको हमें अगर क्रेडिट पे खरीदना हो तो वो अगर कोई कंपनी या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करवाता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करवाता है, इट इज कॉल्ड अ मनी मार्केट। Now, Indian money market consists of Reserve Bank of India, commercial bank, cooperative bank, and other specialist financial institute. So, Reserve Bank of India क्या करती है? Is a leader of the money market in India. Some non-banking financial companies and financial institute like LIC, GIC, UTI also operate a Indian money market. भारतीय मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और अन्य विशेष वितरित संस्थान शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के मुद्रा बाजार का नेता है। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी और वितरित संस्थान जैसे एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई यदि भी भारत मुद्रा बाजार में काम करते हैं। फिर आ जाता है हमारे लिए कैपिटल मार्केट। Capital market is an institutional argument of borrowing a medium and long-term fund, and which provide a facility of a marketing and trade security. कैपिटल मार्केट क्या करता है कि अरेंजमेंट करके देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज में कैसे लेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑल टर्म लॉन्ग बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, borrowing from the foreign market and raising a capital by issue the various security such as shares, debentures, bond। यानी हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने मार्केट से पैसा उठाया, लाइक हमने किसी से बोरो किया। अब बोरो करना मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोन के थ्रू से ही बोरो करते, हम एज अ शेयर से भी ले सकते हैं, एज अ डिबेंचर्स इशू करके भी ले सकते हैं, और एज अ बॉन्ड इशू करके भी सिक्योरिटी के थ्रू से हम पैसा ले सकते हैं। पूंजी बाजार माध्यम और दीर्घकालीन कोष उधार लेने की एक स्थानगत व्यवस्था है, और जो प्रतिभूतियों के विपणन और व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए इसमें बैंकों और वितरित स्थानों से सभी लंबी अवधि के आधार विदेशी बाजारों के उधार और शेयर की डिबेंचर, बॉन्ड, अन्य जैसे विभिन्न प्रतिभूतियों को जारी करके पूंजी जुटाना शामिल है। प्रतिभूति बाजार के दो अलग अलग खंड है, अर्थ
प्राथमिक और द्वितीयक बाजार. Primary market versus secondary market. Primary market consists of the arrangement for procurement of a long fund by company by the fresh issue of shares and debenture. The secondary market or the stock exchange provide a ready market for an existing long security. Stock exchange is the secondary market which provided a place, regular sale, purchase of the different type of securities. Like देखो इतना लॉन्ग सारा पैराग्राफ पढ़कर उसको ये करना बेटर ये कि मैं आपको सिंपल कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है. प्राइमरी के अंदर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि पैसा किस तरह से कलेक्ट करना है. सेकेंडरी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक्सचेंज कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में उसको सिक्योरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम सेकेंडरी मार्केट में देते हैं. पहले हम पैसे बनाने का सोचते हैं प्राइमरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट में पैसे बने हुए हैं, उसको सेविंग कैसा करना है, लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूटिलाइज कैसा करना है, तो उसको कोई सिक्योरिटीज में करेंगे. फिर हम परचेज और सेल्स कर सकते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज को, डिबेंचर्स को. इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट पार्ट. सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. देखो सेकेंडरी मार्केट में पैसे बनाना है हमको, पैसों को सेव करना है और आगे लेकर जाना है. अब स्टॉक एक्सचेंज का इसमें क्या फंक्शन आता है. द फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर प्रोवाइडेड रेडी एंड कंटिन्यू मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज, information about the price and sales, safety to deal in the investment, help the mobilization of saving and capital formation. It acts as a barometer of economic and the business condition, help in the allocation of the fund. Stock exchange provide a many benefit to the companies, investors, and society as a whole, but they also suffer from the limitation like exclusive speculation, fluctuations, and the price due to the rumors, unpredictable event. यानी हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज करना मतलब क्या हो रहा है कि हम डीलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करना है आगे जाके. तो बोरोमीटर इकोनॉमिकल लेवल को भी हमको क्या करना है, बेटर बनाना है. हमारे स्टॉक एक्सचेंज से क्या होगा, बहुत बेनिफिट हो गए. कंपनीज आएगी, कोई कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी या हम किसी कंपनी में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं. लिमिटेशन को क्रॉस कर हमारे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं. तो इसीलिए सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर आ जाते हैं सिमिलरिटी में. देयर आर 21 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया प्रेजेंटली, इंक्लूडिंग BSE, NSE and OTCL. Okay, stock exchange are regulated by the Security Contract Regulation Act and by the SEBI. SEBI has initiated number of a reform primary and secondary market to the regular stock market. Documentary, protocol, requirement, listening and trading have been made as stricter to foolproof to protect a investor interest. यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर आर द 21 स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंट करता है NSE को और OTCL को आउटपुट करना. सो रेगुलेटिंग बाय द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज है वो रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड करती है सीबी के यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, वर्तमान में भारत में BSE, NSE और OTCI सहित 21 स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिभूति विनियमन अधिनियम और सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है. जैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक्सचेंज का नाम को सिखाता है. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एक ही कंपनी से हम स्टॉक से एक्सचेंज का डील करते हैं. ऐसे 21 कार्य है जहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील कर सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट हैज अ फर्दर 2 कंपोनेंट. First, the spot market where the securities are traded or immediate delivered the payment. The other forward market, there are the security are the traded, further delivered and payment. The forward market is a further dividend into the further option market, derivation market. यानी सेकेंडरी मार्केट में तो हमको पैसा रन करना ही है, वहाँ पे 2 कंपोनेंट है. पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा मार्केट जहाँ पे पैसा हम बना सकते हैं, जहाँ से हमको पेमेंट अच्छे से खींचने को मिल सकता है. तो फॉरवर्ड मार्केट यानी जहाँ पर हम पैसा आगे लगा सकते हैं, फ्यूचर्स में हम डिलीवर्ड और पेमेंट कर सकते हैं. तो ऐसे 2 तरीकों से, या तो एक लेने की तरीके से यानी किस तरह से पैसा वसूल किया जाए सामने से, और किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करके पैसा वसूल किया जाए, ये हम देखते हैं. इन फ्यूचर मार्केट सिक्योरिटी हार्ड ट्रेडेड कंडीशन फ्यूचर डिलीवर, ये हमने वही पढ़ा है. अब देख लो, इसको मैंने 2 हिस्सों में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश वाइज कंपैरिजन करके आपको दे दिया. डील इन द शॉर्ट टर्म फंड, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है. यानी आपको अगर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को शॉर्ट ड्यूरेशन में डील करना है, सीखना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है. डील इन द सिक्योरिटीज लाइक बिल्स, कमर्शियल पेपर यानी शॉर्ट टर्म के लिए. ये डील्स किस में करता है, शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए करता है.
कमर्शियल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चिट फंड्स आर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वाले रहते हैं, अंडर राइटर रहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं। ये मनी मार्केट को आरबीआई हैंडल करता है और कैपिटल मार्केट को सीबीआई हैंडल करता है। Difference between the repo rate and reverse repo rate. It is a most important concept. Is mega is there because मेगा को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। द टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विद द सेंट्रल बैंक आर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज अ रेट which interest is charged by the central bank or reserve bank for the granting loan of a commercial bank. As again, the reverse repo rate is a rate is which interest is given to the bank which is parked their excess money with the Reserve Bank of India. कुछ समझा नहीं? यस डियर मैं रख दिया करूंगी, ठीक है। देखो यानी ये कंसेप्ट बेटा इजी था, सिंपल था, इसके लिए मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। नथिंग अ मेजर। मैं हिंदी की स्लाइड भी 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दूंगी। ओके, अब आ जाओ। द टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विद द सेंट्रल बैंक आर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज अ रेट विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक, जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट का रेट चार्ज करती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, रिजर्व बैंक फॉर ग्रांटिंग अ लोन टू द कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दे दिया। एंड अगेन रिवर्स रेपो रेट इज रेटेड विच इज इंटरेस्ट इज गिवन टू द बैंक which park this excess money with the Reserve Bank of India। देखो बैंक जो है उसको कुछ परसेंट पे पैसा देंगी और कुछ परसेंट से पैसा लेंगी। तो जब देंगी भी और लेंगी भी, दोनों डील एक ही बैंक यानी आरबीआई करेगा। तो यहाँ पर रेपो रेट जब देगी और रिटर्न लेगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। इज दिस क्लियर? यानी समझ लो मुझे पैसा चाहिए था, ईशा ने मुझे 5 लाख रुपए दिया। 5 लाख रुपए दिया। 5 लाख रुपए देने के टाइम पे उसने बताया कि मैडम आपको जो है 5 लाख रुपए मैं दे तो रहा हूँ, कंडीशन के लिए आपको इतना जो है 10% जो है समझ लो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, 10% रेंट तो दे दिया। और साथ साथ में जब बैंक को पैसा देने की बारी आई तो बैंक ने जो है हर महीना जो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएशन किया, यानी एग्जिस्ट मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ऊपर का पैसा ऊपर गया उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी हमने उसको 5 लाख रुपया बैंक को रिटर्न तो दिया, साथ में उसको इंटरेस्ट के ऊपर का 50 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिया था चलो ईशा से, 5 लाख रुपए लिया, ऊपर 50,000 रुपए रिटर्न दिए ईशा को। तो वो जो 50,000 रुपए रिटर्न दिए वो क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट में आ गया। सेंट्रल बैंक के पास दो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो दर वे दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के लिए ब्याज लेता है। इसके विपरीत रिजर्व रेपो दर वह, we will wait 2 minutes for Azan।
चलो, साथ साथ में मैंने आपके लिए देखो ये भी चीजें कर दी, क्लियर, ताकि आपको और आसानी हो जाए, आपको श्योरिटी मिल जाए, ठीक है ना। अभी इसको हाइड कर देती हूँ, अपने लेक्चर का आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस, उसको और आसान तरीके से देखो, एक बार मैं और कंटेंट को आपको अच्छे से बता दूं। यहाँ पर रेपो रेट के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक जो होती है, यानी जैसा भी देखो, कोई भी पैसा भी मैंने अगर पैसा लगाया है या पैसा लिया है डिबेंचर पे, डिबेंचर के थ्रू से लिया है, या समझ लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो चीजें होती है तो हम एज अ डिबेंचर से लोन की तरह उठाते हैं, यानी आरबीआई से हम उधार ले रहे हैं। तो आरबीआई जब अगर हमको उधार देगा तो ऐसे लोन इंडिकेट नहीं करेगा। जब हम उसके साथ इन्वेस्टमेंट के तरीके से जाएंगे तो आरबीआई हमारे लिए क्या कहता है? नहीं, मैं म्यूट नहीं। इज एम आई ऑडिबल टू यू? अभिषेक, अटके लगाना चाहिए इसको। तो चलो, यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी बात ये कि जब भी आरबीआई के पास जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, है ना, उस पर आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है। तो जब जितना भी डिपॉजिट हम लोग रहते हैं, अगर उसका पैसा आरबीआई कर रहा है तो वो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये बहुत दोनों चीजें। तो यहाँ पे व्हाट इज अ रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट? रेपो इज एन abbreviations of a repurchase option agreement. It is a contract between the buyer and seller of the debt instrument. Promise that the seller will repurchase the instrument after the specific period of time. It is required the seller to repurchase the security at a higher price than the price on which it was actually sold. रेपो में मतलब क्या होगा, रीपर्चेस ऑप्शन है। रेपो इज एन एब्रिविएशन ऑफ रीपर्चेस ऑप्शन एग्रीमेंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिस दैट द सेलर विल रीपर्चेस, जिसने बेचा था वो रीपर्चेस करेगा इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट रिक्वायर द सेलर रीपर्चेस द सिक्योरिटी एट हायर प्राइस देन द प्राइस ऑन विच इट वाज एक्चुअली सोल्ड। समझ लो, अगर मैंने 50,000 में कोई चीज बेची थी, अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं उसे खरीदूंगी कितने में, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उसको खरीदूंगी। तो एग्जैक्टली वो चीज क्या कहलाती है हमारे लिए, रेपो रेट। इंटरेस्ट रेट। अब्दुल बासित, डोर क्लोज करो यहाँ का, ये वाला। पुण्य खरीदी विकल्प समझौता क्या है? रेपो पुण्य खरीदी विकल्प अनुबंध के लिए एक संक्षिप्त नाम है। ये ऋण लिखित के क्रेता और विक्रेता के बीच एक अनुबंध है, जिसमें ये वादा किया जाता है कि विक्रेता निर्देशित समय विधि के बाद लिखित को पुण्य खरीदी करेगा। इसके लिए विक्रेता को प्रतिभूतियों को वास्तव में बेची गई कीमत से अधिक कीमत पर पुण्य खरीदी करने की आवश्यकता होती है। So the difference is the amount paid by the buyer for the security at the time of buying and the seller of the security at the time of repurchasing. It is termed as a repo rate. It is helped the seller of a security to raise a short-term fund. यानी ये क्या करता है, सेलर को सिक्योरिटी राइज करता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए, टू इन्फ्लुएंस द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लेवल। जनरली आरबीआई कंडक्ट द रेपो ट्रांजेक्शन। द टूल इज यूज्ड टू मैनेज द एक्सेस लिक्विडिटी इन द मॉनिटरी सिस्टम। लिक्विडिटी मतलब कि जो पैसा हम लोग बचा के उठा के रखना चाहते हैं उसको एग्जिस्ट करें, हम बढ़ाए, तो उसके लिए हमको ये रेपो रेट के सिस्टम करने पड़ते हैं। इसलिए प्रतिभूतियों की खरीदी खरीदी के समय और प्रतिभूतियों के विक्रेता पुण्य खरीदी के समय द्वारा भुगतान की गई राशि के अंतर को रेपो दर कहा जाता है। ये प्रतिभूतियों के विक्रेता और अल्पावधि कोष जुटाने में मदद करता है। अल्पकालिक ब्याज स्तर को प्रभावित करने के लिए आमतौर पर आरबीआई रेपो लेनदेन करता है। उपकरण का उपयोग मौद्रिक प्रणाली में अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करके के लिए किया जाता है। Further repo reverse repo transaction take a place between the parties approved by the RBI and that too in the securities approved by the RBI, such as Government of India and state government security, treasury bill,
FI, bonds, corporate bond, PSU bond. These two rates are mainly used to maintain the supply of money in the economy, increase or decrease the liquidity. Repo rate से क्या होता है? Place parties approved by the RBI and two the securities approved by the RBI. Such government of India and state government security, treasury bill, FI bonds, corporate bond. These two rates are mainly used to maintain the supply of money in the economy, increase or decrease the liquidity. इसके अलावा रेपो रिवर्स रेपो लेन देन आरबीआई द्वारा अनुमोदित पार्टियों के बीच होता है और वे भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, एफआई बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड दिए इन दो दरों का उपयोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति के रखने के लिए किया जाता है, अर्थात तरलता को बढ़ाने या घटाने के लिए. What is the liquidity adjustment facility? The liquidity adjustment facility or LAF, जिसे हम क्या कहते हैं LAF, implies a monetary policy that facilitate a bank to borrow the money way of repurchase agreement. कि तुम पैसा उठा लो, वापस से उसको repurchase कर लेना, ठीक है. In piece of a return you will be find a difference between the repo rate and reverse repo rate. सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल बताऊं, मेरे पास गोल्ड है ना, मैंने बैंक से पैसा लेके गोल्ड खरीद लिया, ओके. अब उस गोल्ड को एज अ मतलब मुझे पैसा चाहिए, वही गोल्ड उठाया मैंने वहां पर रख दिया बैंक में एज अ लोन के लिए. अब मैं क्या करूंगी, मतलब पैसे से तो मैंने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीज. अब गोल्ड लेने के बाद अब अगर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मैं इंटरेस्ट तो दे रही हूँ, और उसको छुड़ाने के लिए 1 लाख के साथ साथ मुझे और भी पैसा देना पड़ रहा है, यानी मेरी जो वैल्यू से मैंने खरीदा और अगर मुझे दोबारा वो चीज लेनी है तो उसके लिए मुझे 1 लाख के ऊपर का जो ब्याज का अमाउंट है वो भी साथ में देना पड़ेगा. सो इट इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. सिंपल और सरल भाषा में बेस्ट ऑप्शन एग्जाम्पल. तरलता संयोजन सुविधा क्या है? चालनिधि संयोजन सुविधा या लैब को एक मौद्रिक नीति का तात्पर्य है जो बैंकों के पूर्ण खरीदी समझौते के माध्यम से धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है. लेकिन इस आश्रम में आप रेपो दर और रिवर्स रेपो दर बीच अंतर पाएंगे. Basis of a comparison, repo rate and reverse repo rate. Repo rate is a benchmark interest rate at which money is lent to the commercial bank by the central bank for the short period against the collateral. Reverse repo rate is the interest rate offered by the RBI to the commercial bank on the deposit who park their surplus fund with the RBI. Is this clear? What is it? It is a rate which is liquidity injected into the economy. It is a rate which is liquidity observed in the economy to fulfill the deficiency of the fund to manage the liquidity of economy. यहाँ पर ये हाई होता है, ये comparatively less हो जाता है. कंट्रोल कौन करता है? ये इन्फ्लेशन होता है, अप एंड डाउन होता रहेगा. मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी करेगा, चेंज रीपर्चेज एग्रीमेंट होगा और रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट होगा. ये सारे क्या थे? फंक्शन थे. अब स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या होते हैं ये देख लो. इंडिकेट अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ अ शेयर chosen based on the specific characteristics such as a trading frequency, share size and so on. The sample technique to use in the stock market to debit market direct to change through the index. देखो इंडेक्स में किसी कंपनी का नाम आना या इंडेक्स में उसकी इम्पैक्टफुल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनीज होती हैं, लेकिन जो समझ लो अभी हमारे पास धीरू भाई अंबानी है ना, अडानी है, उसके बाद हमारे लिए टाटा है. तो इनके जो पॉपुलर जो पीपल्स है, ठीक है ना, तो इनके जो कंपनीज है ये तुमको हायर लेवल पे ही दिखेंगे. इनका इंडेक्स में एक लेवल होगा, यानी इनकी कंपनी जो है रन करती जा रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके रन करती जा रही है. मीनिंग ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स. A stock market index is the statistical sources of major financial market fluctuation. तो हम इंडेक्स के थ्रू से फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि मार्केट में इसका रेट हाई है, इसका रेट डाउन हो गया है. एक ग्राफ वर्क में हम उसको शो कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ये एक संख्याक्रिय स्तर है जो वितरित बाजार में उतार चढ़ाव को मापता है. सूचकांक प्रदर्शन संकेत है जो एक विश्व बाजार खंड या पूरे बाजार को प्रदर्शन का संकेत देता है. कहीं पर भी अगर नेगेटिव चीजें जा रही है, मार्केट डाउन होता जा रहा है,
तो वो हमें इंडिकेट कर देगा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का निर्माण समान कंपनियों या उन कंपनियों से इक्विटी चुनकर किया जाता है जो को पूर्व निधन सेट से मेल खाते। ये शेयर पहले से ही एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और कारोबार करते हैं। शेयर मार्केट इंडेक्स को उद्योग खंड या बाजार पूंजीकरण साहित्य कई प्रकार के चर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। Each stock market index track the price movement and performance of a stock comprise the index. किसका रेट हाई जा रहा है, किसका रेट डाउन जा रहा है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। देखो ये स्टार्टेड हुआ था 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। इन द लार्ज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन द टर्म ऑफ टोटल एंड एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ इक्विटी शेयर being a pioneer technology, NSE has a full integrated business model to provide it a higher quality data and service to the market participant and client. ये 1994 में शुरू हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। प्रतियोगी और अग्रणी होने के नाते एनएसई के पास बाजार सहभागियों और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्ण एकीकृत व्यवसाय मॉडल है। It including a trading services, exchange listing, indicating market data feeds, clearing and settlement services, financial education, offering and technology solution. NSE ensure that a trading, clearing member and listed company follow the rules and regulation of exchange. Then देखो इसमें ट्रेडिंग सेवाएं, एक्सचेंज लिस्टिंग, सूचीकरण, बाजार डेटा फीड, समुद्र और निपटाना सेवाएं, वितरित शिक्षा पेशकश है। Founded in 1875, Bombay Stock Exchange Limited, it is the fastest stock exchange in the world which has a speed of 6 microseconds. It provides an efficient, integrated, transparent and security market of trading in equity, currencies, debt instrument and derivation mutual fund. It provides an array of services like a clearing, settlement, risk management, education and market data services. यानी ये जो बता देता था क्विकली सेकंड के अंदर कौन सी मार्केट ऊपर जा रही, कौन सी मार्केट नीचे जा रही, किसका वैल्यू हाई है, किसकी वैल्यू डाउन है, कहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें सेकंड से बता रहा है। It has a global reach with the overseas customer and national-wide person. It provides a depository service through the Central Depository Services and BSE Sensex in India most widely track stock market, benchmark market. It is traded internationally of Eurex as well as a leading exchange. Brazil, Russia, China and South Africa. What is a over the counter? OTC क्या होता है? It is a process of trading security via broker dealer network as opposed to a centralized exchange like a New York exchange. हम ब्रोकर के थ्रू से क्या करें, एक्सचेंज करने का डील करें। ओवर द काउंटर ट्रेड कैन इन्वॉल्व द स्टॉक, bonds and derivatives which are financially contract that derives their values from the underlying assets and commodity. When the companies do not meet the requirement to list a standard market exchange such as NYSE, the security can be traded OTC, but may still be subject to some regulation by the Security and Exchange Commission. इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये हम कल देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप डाइजेस्ट कर पाओगे। क्या बोलते हो? कि 4 पॉइंट है, 4 स्लाइड है, करा दूं? यस। तो देखो, when the companies do not meet the requirement to list or standard market exchange such as NYSE, the security can be traded OTC but may be still be subject to some regulation by the Security Exchange Commission. जब कंपनियां NYSE जैसे मानक बाजार एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो उनकी प्रतिभूतियां और OTC कारोबार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी
Is all of you there? पता नहीं ऑटोमेटिकली लैपटॉप बंद हो गया था. So चलो आ जाते. When company do not meet to require to the list, when company do not meet the requirement to list or standard market exchange such as NYSE, the security can be traded OTC, but may still be a subject to some regulation by the Security Exchange Commission. ओके, जब कंपनियां NYS जैसे मानक बाजार एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो उनकी प्रतिभूतियां और OTC कारोबार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के द्वारा कुछ विनियम के अधीन हो सकता है. Equal weighted index fund. Equal weighted index fund means to refer to a type of investment fund that equally distribute to its holding across the security within the particular index rather than the weighting than the market capitalization. It is the case as opposed to conventional market capitated index fund, which is offer more importance to business with a larger market capitalization. An equal amount of money is allocated to each index business when creating a equal weighted index fund. सामान भार सूचकांक कोष. सामान भार इंडेक्स फंड का अर्थ एक प्रकार के निवेश फंड को संदर्भित करता है जो समान रूप से बाजार पूंजीकरण द्वारा उन्हें भारतीय करने के बजाय किसी विशेष सूचकांक के भीतर सभी प्रतिभूतियों में समान रूप से वितरित करता है. ये मामला पारंपरिक मार्केट कैप भारतीय इंडेक्स फंड के विपरीत है, जो बड़े बाजार पूंजीकरण वाले व्यवसायों को अधिक महत्व देता है. समान भारतीय इंडेक्स फंड बनाते समय प्रत्येक इंडेक्स व्यवसाय को एक समान राशि आवंटित की जाता है. This result is a more balanced and diversify the portfolio because small companies have the same impact on the index as a larger company. So equal weighted index funds are made to reduce the contraction risk while exposing an investor to a wide selection of a business across the numerous sectors and the industries. These funds are accessible to the investor through the mutual fund or exchange traded fund. These funds are often less expensive than the active managed fund, making them an affordable option to diversify your portfolio. इसका परिणाम अधिक संतुलित और विविध पोर्टफोलियो में होता है, क्योंकि छोटी कंपनियों का सूचांकन पर बड़ी कंपनियों के समान प्रभाव पड़ता है. कई क्षेत्रों और उद्योग में व्यवसाय के वृद्धि चयन के लिए निवेशकों को उजागर करते हुए एकीकृत जोखिम को कम करने के लिए समान भार वाले इंडेक्स फंड बनाए जाते हैं. ये फंड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड के माध्यम से निवेश के लिए सुलभ है. ये फंड अक्सर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में कम खर्चीला होता है, जिससे वे आपको पोर्टफोलियो में वृद्धि लाने के लिए एक किफायती विकल्प से जाना जाता है. अब यहाँ पर हमने ये सब चीजें देख ली. यानी इंडेक्स के अंदर कैसा होता है, इक्वल इंडेक्स के अंदर पहले तो जो न्यू कंपनी आती है वो भी इंडेक्स में आ जाती है, न्यू लॉन्च हुई और पुरानी कंपनी भी है. तो इसमें जो इन्वेस्टर्स है उसको कंफ्यूजन होता है कि इंडेक्स नंबर का इम्पैक्ट जो होता है वो दिया जाना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि पुरानी कंपनी है, इसके अंदर पैसा आप लगा सकते हो, और ये नई कंपनी है जिसके अंदर भी आप लगा सकते हो, रन करेगी नहीं करेगी, बट ओल्ड इज गोल्ड. यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो जाता है. तो वैल्यू वेटेड इंडेक्स नंबर, इट इज अ इंडेक्स ईच ऑफ द स्टॉक हैज डिफरेंट weighted in the calculation of the index. The weight is proportional to the total market value of the stock, the price per share times the number of shares outstanding. Consider example of our next slide. If we want to set an index at 100, then the divisor would be 147.5. Is this clear everyone? ये एक आपको एग्जाम्पल मुझे बताना था, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि वैल्यू वेटेड इंडेक्स कैसा क्रिएट किया सकते हैं. क्लियर एवरीवन? हेलो, वेयर आर यू? हेलो, is am I audible to you?
हेलो। जया, अभिषेक, नेहा, अंकित, रंजना। या थैंक यू सो मच वर्षा। मैं सोच रही हूँ आप लोग गए कहाँ। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड योर इम्पोर्टेंट टाइम। एंड एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। सबके मेरे ख्याल से उपवास वगैरह शुरू हुए होंगे, तो आप लोग अपना सेलिब्रेशन भी करो। कल और परसों 2 दिन लेक्चर होगा, और किसी के घर पे अगर गणेश उत्सव का त्योहार हो तो मुझे बता देना, वो एक दिन हम फिर लेक्चर को आगे पीछे कंसिडर कर लेंगे। ओके। हैप्पी एंड इजी टू यू। चलो थैंक यू सो मच।